हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस बुधा पीसीएस के चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग खुश एवं तंदुरुस्त होंगे। आगे भी ईश्वर से हमारी यह कामना रहेगी कि आप सबके ऊपर उनकी असीम कृपा बनी रहे। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग फटाफट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड टीथ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछ लिए जाते हैं। उस टाइप के सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और आप लोग भी अपनी तैयारी को इसमें जांच कर सकते हैं कि हम आपकी दक्षता कितनी है और किस तरह की आवश्यकता है और मजबूत होने की। तो आइए हम लोग चलते हैं इस क्लास की तरफ। वैसे इस डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन टीथ से जुड़ा हुआ वीडियो इस चैनल पे, बुधा पीसीएस के चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया गया है, तो वो आप लोग देख चुके होंगे या देख लेंगे। इसके बाद इस ऑब्जेक्टिव सेशन को कंप्लीट करें। चलिए आइए चलते हैं। तो ये रहा हम लोगों के स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये है कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो वैसे हम लोग देख चुके हैं कि लार जो है मुख्यतः ये 4 एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, वो आप लोगों को पता होगा। पहला लाइसोजाइम, सेकंड टाइलिन, और ये थर्ड डाइस्टेज, और चौथा जो होता है वो है म्यूकस। ये 4 टाइप के एंजाइम जो है हमारे लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं, या मिल मिल करके जो है लार जो है बना होता है, जिसमें वाटर भी होता है। तो इसके अलग अलग फंक्शन हैं। ये जो लाइसोजाइम है ये क्या है, हानिकारक बैक्टीरिया को समाप्त करता है। ये हमारे भोजन में जो विषाक्त बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम करता है, नष्ट करने का काम करता है ये लाइसोजाइम। और इसके बाद ये दोनों जो है टाइलिन और डाइस्टेज, ये जो एंजाइम है ये स्टार्च स्टार्च यानी मंड का पाचन करते हैं, जो कि चोकर युक्त या छिलके युक्त जो अनाज होते हैं, जैसे कि सेलुलेज हल्का सा जिसमें होता है, उस टाइप के ये भोजन को पचाने में काम करता है। तो ये स्टार्च मंड के पाचन में काम करता है। इसके बाद ये म्यूकस जो है ये हमारे भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है। ये हमारे भोजन को चिपचिपा लुब्रिकेंट बनाने का काम करता है, ताकि भोजन को हम लोग आसानी से निगल सकें। ठीक है, तो ये अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो ये लार में अब आसानी से बता सकते हैं ऑप्शन के अनुसार कि इसमें कौन सा जो है एंजाइम पाया जाता है, किस चीज के पाचन में काम करता है लार। तो देखिए ये स्टार्च यहाँ पर है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए, स्टार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो ये है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो देखिए ये पूछ रहा है कि किस अंग में संपन्न होता है। अगर यही क्वेश्चन होता कि कहाँ पर हमारा भोजन ज्यादा समय तक रहता है, तो वो हो जाएगा आमाशय यानी कि स्टमक। लेकिन ये पूछ रहा है कि अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है। तो संपन्न जो होता है लास्टली
वो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत। तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जा करके भोजन हमारा फाइनली पच जाता है। तो ये हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन बी। यहाँ नेक्स्ट एंजाइम। एंजाइम जैसे कि हम लोग जिक्र कर चुके थे कि एंजाइम ही जो है हमारे भोजन को पचाने में इसकी मुख्य भूमिका होती है। इसके बाद इसमें सहयोग करता है हार्मोन, विभिन्न चीज़ों को उत्तेजित करता है स्रावित करने के लिए। इन दोनों का, एंजाइम और हार्मोन का, भोजन को पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। या यूँ कह सकते हैं कि इन दोनों के न होने से डाइजेशन संपन्न हो ही नहीं सकता है। तो ये देखिए एंजाइम है। तो एंजाइम जो है ये वसा और प्रोटीन, ये तो एंजाइम नहीं है, ये क्या है, हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व हैं। तो यहाँ पर देखिए आरएनए क्या है, आरएनए जो है ये एक विशेष प्रकार का क्या है, एक एंजाइम ही होता है। तो ये आरएनए हो जाएगा आंसर सी। आप लोग खुद से भी आंसर सेलेक्ट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं होती है। तो देखिए पाचक एंजाइम कौन सी नहीं है। तो इसमें देखिए ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन है, क्योंकि ये जो ट्रिप्सिन होता है ये हमारे अग्नाशयी रस के द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय में, पेनक्रियाज में जो ये ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को क्या करती है, ये प्रोटीन को पचाने में काम करती है। इसके बाद ये टाइलिन, टाइलिन जो है हमारी लार, लार के अंतर्गत ये पाया जाने वाला एंजाइम है जो स्टार्च का पाचन करता है, अभी आप लोगों ने देखा जस्ट पहले। इसके बाद पेप्सिन, पेप्सिन ये हमारे स्टमक यानी कि अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। तो ये तीनों क्या है, तीनों एंजाइम है। लेकिन ये गैस्ट्रीन जो है, गैस्ट्रीन हार्मोन है। ये क्या है गैस्ट्रीन, तो ये एक प्रकार का हार्मोन है जो कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया सी, गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन एंजाइम नहीं है, पाचक रस नहीं है, ये क्या है, ये एक हार्मोन है जो हमारे शरीर के, ये जो स्टमक वाला थर्ड पार्ट जो होता है, निचला हिस्सा पाइलोरिक, उसमें ये उत्पन्न होता है, स्रावित होता है जी कोशिकाओं के द्वारा। और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे फर्स्ट ऊपरी पार्ट होता है, ग्रहणी, डुडेनम, उसमें ये स्रावित होता है जी कोशिकाओं द्वारा। तो जी कोशिकाओं द्वारा ये स्रावित करने का काम करता है, होता है। और ये जो है क्या करता है, जठर रस को स्रावित करने के लिए स्टमक को उत्तेजित करता है। तो गैस्ट्रीन जो है क्या है, ये एक हार्मोन है, पाचक रस नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ये कथन है हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। तो देखिए हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन, देखिए सभी प्रोटीनों का पाचन जो है केवल क्षुद्रांत में होता है, ये कहीं नहीं है, ये गलत है। क्योंकि आप, ये आपको पता होगा, जो पिछला वीडियो देखे होंगे, तो आहार प्रोटीन का पाचन जो है 3 स्टेप में होता है, 3 स्टेज में होता है, 3 चरणों में होता है। फर्स्ट में आप देखिएगा कि प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है स्टमक के द्वारा निकले हुए पेप्सिन, पेप्सिन नामक जो एंजाइम है वो पेप्टाइड में बदलता है प्रोटीन को। ये फर्स्ट चरण हुआ। सेकंड चरण में जो अग्नाशय रस के द्वारा यानी कि पेनक्रियाज से निकला हुआ ट्रिप्सिन जो है ये पचाने का काम करता है, छोटी आंत में जा करके प्रोटीन को ये बदलने का काम करता है। इसके बाद ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के इरेप्सिन नामक जो एंजाइम है फाइनली प्रोटीन का पाचन करती है। तो 3 चरणों में ये पाचन होता है, न कि क्षुद्रांत में होता है। तो ये गलत हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग देखिएगा
कि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो ये सही है, क्योंकि अग्नाशयी रस से जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है वो डक्ट के द्वारा कहाँ जाता है, तो वो जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम वाले पार्ट में जा करके मिलता है और ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो यहाँ पर कथन ए जो है गलत हो गया, परंतु आर जो है वो सही हो गया। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कि मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है। तो देखिए, मानव शरीर में पूंछ जो है, जिसे हम लोग इंग्लिश में अपेंडिक्स कहते हैं इसको, तो ये अपेंडिक्स, जिससे आप लोग आम जीवन में इससे परिचित होंगे। घर परिवार में किसी का अगर ये सूज जाता है, फूल जाता है या बढ़ जाता है आकार में, तो व्यक्ति को ऑपरेशन करके उसको सर्जरी करके निकालना पड़ता है। तो ये जो पूंछ है ये होता है बृहदान्त्र में, यानी कि बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, उसके फर्स्ट वाले हिस्से में, जो उसका सीकम वाला हिस्सा है। बृहदान्त्र का जो सीकम वाला जो हिस्सा है, इसमें पाया जाता है, जिसे हिंदी में उंडुक कहा जाता है। जिसे हिंदी में उंडुक कहा जाता है, तो इसमें पाया जाता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले, उसका जो ऊपरी भाग होता है फर्स्ट पार्ट, उसके सीकम वाले भाग में ये पाया जाता है। यह क्या है, एक अवशेषी अंग है। ये हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग होता है। आप लोग को पता होगा कि ये जो है अपेंडिक्स, यानी कि ये जो पूंछ है, ये सेलुलोज के पाचन में सहायक होते हैं। यानी कि हमारे जो पूर्वज थे हजारों लाखों साल पहले, वो जो कंदमूल शाकाहारी टाइप के थे, वो कंदमूल ये सब खाया करते थे, तो उनके सेलुलोज के पाचन में पहले ये काम आता है। आज भी जो शाकाहारी जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, चाहे वो भैंस हो, चाहे गाय हो, बकरी हो, तो उनका आप लोग देखे होंगे कि पूंछ होता है, बाहर निकला होता है। तो ये सेलुलोज के पाचन में सहायक होता है। और जो जीव जंतु सेलुलोज का आहार के रूप में सेवन करते हैं, उनमें पूंछ के रूप में ये बाहर निकला रहता है। ठीक है, आगे है कि ये निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है। तो देखिए, पित्त का संचय यानी कि स्टोर, पित्त का संचय हम लोगों को पता है कि पित्त जो है यकृत के द्वारा स्रावित किया जाता है, लेकिन स्टोर होता है जाकर के पित्ताशय में, गाल ब्लेडर में। तो ये जो है पित्ताशय, जिसे इंग्लिश में गाल ब्लेडर कहते हैं, इसमें जाकर के ये स्टोर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो देखिए, जो ये गाल ब्लेडर है, ये किस के पाचन में सहायक होता है, प्रभावित करता है। तो ये होता है, पित्त जो है वसा युक्त भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, जो हम लोग खाते हैं चिकन, मटन, मछली, जो वसा युक्त तेल युक्त भोजन होता है, तो उसका पाचन जो है, उसके पाचन में ये सहायक होता है। तो इसलिए ये पित्ताशय यहाँ पे वसा फैट के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व। देखिए, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले या इनसे मिल करके बने होते हैं। तो कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस से हमारे दांत जो है बने होते हैं, और हमारी हड्डियां भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर देखेंगे कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार होते हैं। तो जैसे हम लोगों को पता है
कि हमारे जन्म के बाद दूध के दांत आते हैं 20 और इसके बाद उनके टूटने के बाद फिर एडल्ट लोगों में 32 टीथ आते हैं। तो इन दोनों को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, जो हमारे जन्म से मृत्यु तक के टोटल दांत की संख्या हो जाएगा। तो 32 और 20 को जोड़ेंगे तो दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन है कि हाँ हमारे जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं। तो ये 2 बार है क्वेश्चन की, 2 बार आते हैं। तो देखिए 2 बार आने वाले कौन है, 20। एक बार जो है जन्म के बाद जो दूध के दांत आते हैं 20, और इसके बाद ये जो टूट जाते हैं, टूटने के बाद अस्थाई दांत आते हैं, 12 साल के बाद अस्थाई दांत आने लगते हैं। तो यहाँ पर ये दूध के दांत 2 बार आते हैं, एक बार अस्थाई टीथ यानी कि दूध के दांत के रूप में, एक बार जब परमानेंट टीथ आता है अस्थाई दांत उस समय भी ये आते हैं। तो 20 दांत 2 बार आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो देखिए पाचन क्रिया जैसे ही हम लोग भोजन को अपने मुख में रखते हैं और दांतों के द्वारा उसे जब चबाते हैं, उसे छोटा करते हैं चबा चबा करके, और उसमें हमारी सलेवरी ग्लैंड के द्वारा, लार ग्रंथियों के द्वारा लार क्या होता है, स्रावित कर दिया जाता है, हमारा भोजन उनसे मिक्स हो जाता है। तो हम लोगों को पता है कि उसमें पाया जाने वाला टाइलिन जो है, स्टार्च का पाचन हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मंड का पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए पाचन जो है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि मानव की पाचन नली, जिसे हम लोग इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, ठीक है, इसको एलिमेंट्री कैनाल भी इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है तो ये होता है आपका 32 फीट, ठीक है। इस एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है वो होता है 32 फीट, जिसमें 22 फीट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें रहता है। 22 फीट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है। इसके बाद शेष जो है लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद फेरिंग्स, स्टमक उनका होता है। तो 32 फीट कुल जो है एलिमेंट्री कैनाल का, जो माउथ से शुरू होकर के रेक्टम तक जा करके समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो देखिए मुख में मंड स्टार्च यानी कि शर्करा, तो इसका पाचन हम लोग अभी कुछ देर पहले जिक्र किए कि इसका पाचन जो है टाइलिन के द्वारा, लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट, कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला, तो ये जो है रेनिन स्टमक में पाया जाता है, स्टमक के अंदर ये पाया जाता है। और ये आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि ये छोटे बच्चों में रेनिन का जो स्रावित होने की मात्रा है वो ज़्यादा होती है, बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं। और जैसे जैसे हमारा एज ढलता जाता है तो हम लोग बड़े होते रहते हैं, तो ये बड़े लोगों में क्या होता है, कम स्रावित होता है। इसीलिए बुढ़ापे के समय दूध का पाचन जो है ठीक से नहीं हो पाता है, और बच्चों में आसानी से हो जाता है, क्योंकि कुदरत ने इस टाइप का बनाया है उन्हें, क्योंकि उन्हें बचपन में दूध ही पीना होता है। तो इसलिए रेनिन जो है ये दूध का पाचन करता है। नेक्स्ट है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आप लोग बताएं, क्योंकि ये कई बार जिक्र हो चुका है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। हमने देखा था शुरू में ही कि 4 टाइप के मुख्यतः एंजाइम पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो देखिए हमारे डाइजेशन में जो पाचन की मुख्य भूमिका निभाता है वो होता है क्या है, पाचक रस, जिसे एंजाइम कहते हैं। तो ये एंजाइम जो है ये भोजन को पचाने में इसकी मुख्य भूमिका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। तो देखिए मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। तो ये होता है जो हम भोजन के रूप में जो चीजें लेते हैं उसमें से पोषक तत्वों का जो है अब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है, वो होता है छोटी आंत। छोटी आंत के जो सबसे निचला हिस्सा होता है इलियम वाला भाग, इस तरह से मान लीजिए कि छोटी आंत हो गया ये तो इस इलियम वाले भाग में ऐसे इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह की संरचनाएं होती है पतली पतली, जिसे विली कहते हैं। जिसे विली या विलाई कहते हैं। तो ये मान लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये एक आभासी चित्र हो गया, मान लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये हो गया ग्रहणी वाला भाग ऊपर, जिसे इलियम कहते हैं। सेंटर वाले भाग को मध्यांत्र कहते हैं। इसको मध्यांत्र कहते हैं। और ये जो निचला वाला हिस्सा हो गया आपका इलियम, तो इस वाले भाग में जो है ये है विली। विली या विलाई की जैसी ऐसे अंगुली रूपी जो संरचनाएं होती है पतली पतली, और इसमें ब्लड वेसल्स जो होते हैं पतले पतले, यानी कि रक्त वाहिकाएं जो पतली पतली इसमें संलग्न रहती है। इसके अब्जॉर्प्शन के बाद जो पोषक तत्व हैं उनके द्वारा ब्लड में क्या होता है, संचारित हो जाता है, ब्लड में संचारित हो जाता है। और जो पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर के चारों तरफ क्या होते हैं, फैल जाते हैं, सभी कोशिकाओं के द्वारा के पास ब्लड के द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ से सर्वाधिक होता है, तो छोटी आंत से। और इसके जो लास्ट वाला इलियम वाला भाग है और उसमें विली जैसे विली की जो संरचनाएं होती हैं उसके द्वारा होता है। आप लोग ने उस वीडियो में देखा भी होगा बट ठीक से। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो देखिए प्रोटीन का पाचन जो है स्टमक के द्वारा जो एंजाइम स्रावित होता है पेप्सिन, पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। तो ये स्टमक, जिसे हिंदी में उदर भी कहते हैं, तो ये हो गया ये आंसर डी। नेक्स्ट कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो देखिए प्रोटीन जो है पाचन के बाद फाइनली ये एमिनो एसिड में बदल जाते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड में, क्योंकि ढेर सारे एमिनो एसिड के जो संगठित रूप है उसी को प्रोटीन कहा जाता है। या विभिन्न जो एमिनो एसिड के छोटे छोटे कण हैं उनसे मिलकर बना होता है। तो इसलिए जो है ये अपनी मूल इकाई एमिनो एसिड में टूट जाते हैं। प्रोटीन जो हमारे शरीर के संचालन में इसी रूप में इसी फॉर्म में चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो देखिए जब भी कोई आवश्यकता से अधिक चीज हो जाती है तो स्टोर करने की ये जो है स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह हमारा शरीर भी जो ग्लूकोज है उसके खपत के बाद फाइनली जो भी पोषक तत्व खाते हैं
तो वो क्या होता है, ग्लूकोज में ही टूटता है, जो हमारे शरीर के संचालन के लिए चाहिए होता है इस रूप में। तो अगर हमारे शरीर के खपत के बाद ग्लूकोज जो है बच जाता है, तो उसको ग्लाइकोजेन के फॉर्म में रूप में जमा कर लेता है कौन, तो वो स्टोर करता है यकृत, जिससे इंग्लिश में हम लोग लीवर कहते हैं। ठीक है, तो ये लीवर जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, और वो फैट जमता रहता है, और हमारे शरीर में एक्स्ट्रा जो है क्या होता है, वेट बढ़ने लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त। तो पित्त यानी कि बाइल का प्रमुख कार्य जो है क्या है, तो पित्त का एक ही जो मुख्य काम है, ये फैट के पचाने में इसकी मुख्य भूमिका होती है। ये फैट को पचाने का काम करता है। तो ये फैट को क्या करता है, पचाता है, पायसीकरण करता है, जिसे इमल्सीकरण और इंग्लिश में इम्लिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये वसा का पाचन करने का काम करता है, पायसीकरण। और जब ये वसा का पाचन करता है, तो इस प्रोसेस को इमल्सीकरण या इम्लिफिकेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हो गया आपका सी। आप लोग खुद से आंसर देते रहिएगा। इसके बाद ये देखिए कि मनुष्य के दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मनुष्य के दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोग बताइए। तो वो होता है ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मनुष्य में, ह्यूमन बॉडी में मुख्यतः 4 प्रकार के तीत होते हैं। ये पहला इस तरह से आप लोग देखेंगे, ये 4 जो होता है सामने वाला, जिसे हम लोग इंसीजर कहते हैं। इसके बाद इंसीजर के बाद एक की संख्या में ऊपरी जबड़े में जो होता है उसे केनाइन कहते हैं। जो केनाइन मांसाहारी जीवों में लंबी, थोड़ा सा बड़ी आकार में नुकीला कार जैसा होता है। इसके बाद होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या 2 होती है ऊपरी वाले जबड़े के एक हिस्से में। और इसके बाद जो होता है मोलर। मोलर की संख्या 3 होती है, ऊपर वाले या नीचे वाले दोनों जबड़े में जो है 3-3 की एक साइड में होता है। तो ये सारे जो हैं ऑप्शन सही हैं। तो उपयुक्त सभी, जिसे हिंदी में कृंतक, भेदक, अग्रचोणक और चोरणक ऐसे कहते हैं। तो आप लोग इसे देख लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट कि मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र। तो देखिए दंत सूत्र क्या है। दंत सूत्र ये होता है कि ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े में मिलाकर दोनों तरफ कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। तो इस तरह से स्वाभाविक रूप से ऊपरी जबड़े में आधा दांतों की संख्या मतलब 16। तो एक साइड की संख्या को लिखा जाता है 16, यानी कि 2 पार्ट में बटा होता है, ऊपरी वाला जबड़ा और चाहे निचली वाला जबड़ा। तो एक साइड के हिस्से की संख्या को दंत सूत्र में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो दांत वाले वीडियो में आप लोग देखिएगा तो उसमें आसानी तरीके से बताया गया है। तो इसमें जो दंत सूत्र होता है वो होता है 21-23/21-23। ठीक है, 21-23/21-23 कैसे, तो जैसे कि ये इंसाइजर, कृंतक दांत की संख्या 4 होता है ऊपरी वाले जबड़े में। तो 2 जो है एक साइड हो गया, 2 एक साइड, तो ये देखिए कि 2 हो गया। इसके बाद केनाइन होता है 2 के बाद। इसके बाद 2 होता है प्रीमोलर, और प्रीमोलर के बाद 3 की संख्या में होता है आपका मोलर, चोरणक। तो इस तरह से 21-23/21-23, एक तरफ 8 और एक तरफ 8, तो दोनों मिलाकर हो गए 16, और निचले वाले 16 तो हो गए 32। तो ये किसी एक जबड़े के दोनों तरफ की संख्या को लिख दिया जाता है, उसी को कहते हैं दंत सूत्र, जिससे आप अपने खुद अपनी उंगली से दांतों को काउंट करके लिखने का प्रयास करें। तो इस तरह से ये हो गया आपका
ए आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट है कि वही बात है कि शिशु यानी कि बच्चों में दांतों का जो दंत सूत्र क्या है, तो इनमें तो दूध के ही दांत होंगे। तो दूध के दांत मतलब कि 20 दांत, यानी कि 10 ऊपर 10 नीचे। तो ऊपरी वाले हिस्से को 2 भाग में बांट देते हैं और उनकी संख्या को लिख देते हैं। तो देखिए इनका जो होता है इनसाइजर वो होता है 2, और इसके बाद केनाइन होता है 1, ठीक है। लेकिन प्री मोलर इनमें नहीं होता है, तो प्री मोलर नहीं होता है। इसके बाद मोलर होता है 2, तो इनका हो जाएगा 2102, यानी कि 5, ऊपरी वाली जबड़े के एक हिस्से में 5 और दूसरे हिस्से में 5, 10, और फिर नीचे वाले को काउंट कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों में क्या हो गया, ये 2102 के क्रमवार से होता है दांत, इसी को कहते हैं शिशु दंत सूत्र। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है। तो देखिए आप लोग बताइए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो मानव शरीर में सबसे कठोरतम पार्ट क्या है, तो वो हमारी दांतों का सबसे जो ऊपरी लेयर है जिसे इनेमिल कहते हैं, ठीक है। तो वो होता है सबसे हमारे शरीर का कठोरतम पार्ट, ठीक है। तो ये होगा इनेमल, आंसर, राइट आंसर सी। नेक्स्ट है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों में क्या है, बच्चों में इंसाइजर पाया जाता है, केनाइन पाया जाता है, लेकिन प्री मोलर जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो प्री मोलर यानी कि अग्रचूर्णक जो सी है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप सब कि मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं। देखिए मनुष्य के दांत जो है ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। ये आंसर, राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए कि हाथी के 2 बड़े दांत जो बाहर को निकले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ये होता है टस्क। हाथी के बाहर निकले हुए तीत को क्या कहते हैं, टस्क, ठीक है। ये उनका जो दांत है, कभी कभी व्यक्ति समझ लेता है कि ये उसका केनाइन जो है वो निकला होता है, बल्कि ये नहीं है, उसका जो इंसीजर यानी कि कृंतक दांत है वो बाहर निकला होता है, ना कि केनाइन। तो इसका हो गया टस्क। नेक्स्ट है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं। तो देखिए मनुष्य के जीवन काल में पूछा है, तो आप लोग बताइए। तो इसके लिए क्या करना है कि हमारे दूध के दांत यानी कि अस्थाई 20 दांत, अस्थाई 20 दांत, और इसके बाद हमारे जब हम लोग एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और अस्थाई परमानेंट टीथ आते हैं जो 32 की संख्या में होता है, तो उन दोनों को काउंट कर लेंगे। 20 और 32 को काउंट करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 52, 52। तो हमारे जीवन काल में टोटल जो दांत हैं वो 52 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी के दांत कहाँ होते हैं। तो देखिए पक्षी के जो दांत होते हैं वो अब दांत के रूप में नहीं रहते हैं, वो किस में तब्दील हो जाते हैं, तो वो बदल जाते हैं उनके चोंच के रूप में, ठीक है। तो पक्षियों के दांत जो हैं वो उनके चोंच के रूप में तब्दील हो जाते हैं। तो पक्षियों के दांत, आंसर हो गया राइट ए, चोंच में बदल जाते हैं। नेक्स्ट बताइए आप लोग कि भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, इसको हम लोग मेंशन कर चुके हैं। तो आप लोग बताइए कि भोजन का जो पूर्ण पाचन है वो कहाँ संपन्न होता है। तो पाचन जो है फाइनली संपन्न होता है हमारी छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कौन सा एंजाइम आमाशय से स्रावित नहीं होता है। आमाशय यानी कि स्टमक से कौन सा एंजाइम स्रावित नहीं होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा
कि पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, HCl होता है, वाटर भी रहता है, तो कौन नहीं है? तो देखिए रेनिन है, पेप्सिन है, और ये जो जठर, जिसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं हम लोग, या जठर रस कहते हैं, जिसको जठर लाइपेज लिखा गया है, तो ये तीनों तो रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो अग्नाशयी लाइपेज है, यानी कि अग्नाशयी रस, जिसे इंग्लिश में पेनक्रिएटिक जूस कहते हैं, अग्नाशयी रस को, ये किससे स्रावित होता है? तो अग्नाशय से, पेनक्रियाज से स्रावित होता है, ठीक है। जिसमें मुख्यतः 3 प्रकार के जो एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे लेट या ताल कहिए, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, तो ये 3 प्रकार के जो हैं वो अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। तो ये जो है ये अग्नाशयी रस अग्नाशय से निकलता है। चलिए नेक्स्ट है कि लार का पीएच मान, ठीक है। लार का पीएच मान यहाँ ऐसे पीएच, लार का पीएच मान यहाँ बताना है, लार का पीएच मान, ठीक है। लार का पीएच मान होता है, तो देखिए लार का समानतः जो पीएच मान है वो होता है 6.8, लेकिन जब हम भोजन कर लेते हैं तो इसकी जो है प्रकृति अब बदल जाती है, लार का जो नेचर है वो बदल जाता है, और इसका जो टेस्ट हो जाता है थोड़ा सा क्षारीय हो जाता है। तो भोजन करने के बाद, ये भोजन से पहले का है, और भोजन करने के बाद, भोजन करने के बाद लार का पीएच मान हो जाता है 7.2। पीएच मतलब क्या है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि किसी चीज में ये उसका क्या है, जल के मात्रा और प्रकृति को दर्शाता है पीएच मान। तो ये हो गया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो भोजन करने से पहले लार का पीएच मान होता है 6.8, जो थोड़ा सा अम्लीय होता है, ठीक है, अम्लीय प्रकृति का होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग भोजन कर लेते हैं तो लार का पीएच मान बदल जाता है, वो हो जाता है आपका 7.2, और वो थोड़ा सा क्षारीय हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो देखिए आप सबको पता होगा, आप लोग कमेंट कीजिए तो कितनी पाई जाती है। तो हमारे शरीर में जो लार ग्रंथियां है 3 जोड़ी पाई जाती हैं। ये 3, और संख्या में कितना होता है? तो संख्या में ये हो जाएगा कितना है, 6, ठीक है। और कौन कौन से हैं हमारे, ये जो चेहरा दिख रहा है, तो 3 इस तरफ से और 3 इस तरफ से ये लार ग्रंथियां होती है, ठीक है। उनके नाम आपको पता होगा कि जैसे कि कर्णपूर्व, यहाँ कान से थोड़ा सा पहले यहाँ होता है वो, तो इसे क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड इंग्लिश में, जो कि सांप के अंदर उसमें विष रहने का काम होता है, और हमारे शरीर में लार स्रावित होता है वहां से, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि इसके बाद अधोजिह्वा जो है, जिसे सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद ये हमारे ये जो होंठ हैं इसके थोड़ा सा तालू के नीचे होता है, जिसे अधोहनी कहते हैं, जिसे सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं, जिसे सबमेंडिबुलर इंग्लिश में, जिसे सबमेंडिबुलर कहते हैं, और अधोजिह्वा को सबलिंगुअल, और
कर्णपूर्व को पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो है तीन तीन की संख्या में 6 और जोड़ी में 3 होते हैं, जिससे लार स्रावित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि दांतों का निर्माण कौन सी प्रोटीन से होता है। तो देखिए दांतों का निर्माण कौन सी प्रोटीन से होता है। तो प्रोटीन पूछा है, तो वो प्रोटीन होता है ओसिन प्रोटीन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ओसिन प्रोटीन। नेक्स्ट बताइए आप लोग कि दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। तो दूध में पाए जाने वाला जो प्रोटीन है बताइए, तो वो होता है आपका केसिन प्रोटीन। ठीक है। इसी का पाचन करता है कौन, रेनिन। रेनिन नामक जो एंजाइम है इसका पाचन करता है केसिन प्रोटीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताएं। तो देखिए ये सारी ग्रंथियां हैं, चाहे वो लार ग्रंथि और अग्नाशय हो या यकृत और अग्नाशय हो, लार ग्रंथि या यकृत हो, लेकिन यहाँ पर संख्या जो है ज्यादा किसका है, डी का। और ये तीनों डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, लार ग्रंथि, सलेवरी ग्लैंड, यकृत, लीवर और अग्नाशय, पेनक्रियाज, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जब फाइनली ये पचता है, फाइनली जब ये टूट जाता है, तो ये टूट करके किस फॉर्म में बदल जाता है, तो ये बदल जाता है ग्लूकोज में, जो हमारे बॉडी को संचालित करने के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए इस फॉर्म में ये चाहिए होता है। ठीक है। तो ग्लूकोज में टूट जाता है। और वहीं हम लोग ने देखा कि प्रोटीन के किस में टूटता है, एमिनो एसिड में। तो और फैट टूटता है फैटी एसिड में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है। तो बड़ी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है सीकम, और मिडिल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, क्लोन, और सबसे उसका थर्ड और लास्ट भाग जो होता है पार्ट, वो क्या होता है, वो होता है आपका रेक्टम। तो ये 3 पार्ट से मिलकर के स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन बना होता है। तो इसके अलावा कौन सा है, तो देखिए इलियम। इलियम उसका भाग नहीं है। इलियम किसका भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है। जिसमें विली या विलाई रूप की जो संरचना होती है वो क्या करती है, वो पोषक तत्वों को अब्जॉर्प्शन करने का काम होता है इसी भाग के विली या विलाई के द्वारा। तो ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मम्प्स जिसे हम लोग गलसुआ कहते हैं हिंदी में, बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है, किस ग्रंथि में, किस ग्लैंड में। तो देखिए जो मम्प्स कहाँ होता है, आप लोग देखे होंगे हम लोगों का गाल फूल जाता है यहाँ कान से पहले, तो यहीं पर कौन सा होता है, कर्णपूर्व। अभी हम लोग ने उसका जिक्र किया कि कर्णपूर्व जो लार ग्रंथि है कान से पहले होती है, जिसे पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। तो वो क्या होती है, वो सूज जाती है, वो फूल जाती है। उस स्थिति में जो दर्द का अनुभव होता है, उस समस्या, उस रोग को कहते हैं मम्प्स, गलसुआ नामक रोग। तो इसमें क्या होता है, पैरोटिड जो ग्रंथि होती है वो सूज जाती है, फूल जाती है। तो ये हुआ आपका आंसर। नेक्स्ट ये देख चुके हैं कि प्रोटीन का पाचन उधर यानी कि स्टमक से उसके में स्रावित होने वाला पेप्सिन नामक जो एंजाइम है उसके द्वारा स्रावित होता है। तो ये रहा आपका आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कैसा रहा आप लोग बताइए, आप लोग कितना इसको सॉल्व कर पाए आप लोग। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। चलिए जय हिंद।